नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश में एक बार फिर लॉकडाउन की आहट की। बताएंगे कि पीएम मोदी पर क्यों बरसे राहुल गांधी। जानेंगे कि बंगाल में चौथे चरण के लिए होने वाले मतदान की क्या है तैयारी। क्या टीएमसी से गठबंधन करेगी कांग्रेस। और बुलेटिन के आखिर में बात असम में कांग्रेस की चिंता की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईपीएल 14 का हुआ आगाज। पहले मैच में मुंबई और बेंगलुरु का मुकाबला। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण स्टेडियम में दर्शकों को नहीं दिया गया है प्रवेश। कर्नाटक परिवहन निगम के कर्मचारियों से सीएम येदियुरप्पा ने की काम पर लौटने की अपील। सरकार ने कर्मचारियों की 9 में से 8 मांग मानने का किया दावा। रोडवेज कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। एमपीएससी प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक टली। स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते प्रकोप के चलते लिया फैसला। केंद्र का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा। भारतीय से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता ओसीआई का दर्जा। शादी समाप्त होते ही विदेशी नागरिक को वापस करना होगा ओसीआई कार्ड। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 154 अंकों की गिरावट के साथ 49,551 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 38 अंकों की गिरावट के साथ 14,834 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में एक बार फिर महामारी का शोर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत की दूसरी लहर पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए चिंता और बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। देश की जनता को ये डर सताने लगा है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। तो आखिर क्या फिर लगेगा देश में लॉकडाउन? देखिए ये रिपोर्ट। देश में पिछले कई दिनों से महामारी के 1 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। पिछले साल महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी थी और ज्यादातर सभी के काम धंधा चौपट हो गए थे। और अब देश एक और लॉकडाउन झेलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन लापरवाही के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी से देश में पिछले साल जैसे हालात बन गए हैं। पिछली बार महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। इस बार है, लेकिन कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास ना के बराबर टीके मौजूद हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं आज से देश के कई जिलों में लॉकडाउन लग जाएगा। भारत में हर दिन नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इससे लॉकडाउन के तहत आने वाले शहरों की सूची लंबी होने जा रही है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य दूसरी लहर से अछूत साबित हुए हैं और स्थानीय प्रतिबंध से मुक्त हैं। आपको बताते हैं कि आज से किन किन राज्यों में सख्त प्रतिबंध लागू होंगे। आज रात 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के सभी शहरों और जिलों में सोमवार शाम 7 बजे तक कड़ा लॉकडाउन लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाले 60 घंटे के बंद का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, ओडिशा के सुंदरगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, मलकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर, राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज समेत गाजियाबाद, मेरठ के अलावा कई अन्य जिले में सख्त नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि उनके पास लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। इनमें केवल महाराष्ट्र शामिल नहीं है। इनमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कई निजी अस्पतालों में टीके की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। स्वास्थ्य मुसीबत के आंकड़ों को देखते हुए देश में लॉकडाउन की संभावनाएं बनने लगी हैं, लेकिन पीएम दावा कर रहे हैं कि इस बार पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पीएम ने टीकाकरण उत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम को घेरा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल स्वास्थ्य मुसीबत से जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, इस बार उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। हर दिन महामारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति बिगड़ते देख पीएम मोदी ने बीते दिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने टेस्टिंग, नाइट कर्फ्यू और टीकाकरण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल
दिसंबर को बाबा साहेब की जन्म जयंती है। उस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। अब उत्सव वाले बयान के बाद से पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आज ट्वीट कर लिखा, बढ़ती महामारी में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को मुसीबत में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट किया सही है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं और केंद्र सरकार आखिर क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पूरे देश की नजर टीकाकरण पर टिकी है तो बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल चुनावों पर है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए कल यानी 10 अप्रैल को 44 सीटों के लिए मतदान होना है। मोदी सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो की किस्मत का फैसला भी इस चरण में होना है और किन सीटों पर है राजनेताओं की ज्यादा नजर, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल थम गया। चौथे चरण में हावड़ा की 9 सीटें, साउथ 24 परगना की 11 सीटें, हुगली जिले की 10 सीटें, अलीपुर द्वार की सभी 5 सीटें और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है उनमें से अधिकांश सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है, जिसे लेकर सभी पार्टियों की नजर महिला मतदाताओं पर अधिक है। खासकर ममता बनर्जी ने महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। माना जा रहा है कि महिला मतदाता जिसके पक्ष में वोट करेंगी, जीत उनकी ही होगी। इस चरण में 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें, इस चरण में बंगाल रणजी के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री और बेहला पश्चिम सीट से वर्तमान विधायक पार्थ चटर्जी शामिल हैं। इसके अलावा टॉलीगंज सीट पर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का मुकाबला राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास से है। बेहला पूर्व सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार पायल सरकार का मुकाबला रत्ना चटर्जी से है, जो शहर के पूर्व महापौर और अग्निशमन मंत्री शोभन चटर्जी की पत्नी है। जबकि टीएमसी से बीजेपी में आए राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा दोमजूर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुगली के चिन्नसुराहा सीट पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री लोकेट चटर्जी चुनावी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को आने वाले नतीजों में इन सीटों पर जनता किसे अपना नेता चुनती है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। यहाँ मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर टीएमसी, बीजेपी और वाम गठबंधन सभी दावे कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वो टीएमसी से गठबंधन को लेकर तैयार हैं। तो क्या कांग्रेस टीएमसी से गठबंधन की कर रही है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ तो बंगाल में इस बार त्रिशंकु विधानसभा होने के दावे कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान से पहले जो सर्वे आए थे उस पर अधिकांश सर्वे त्रिशंकु विधानसभा का दावा भी कर रहे हैं। बंगाल में 3 चरणों में 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी और टीएमसी ने जहां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अभी तक एक भी चुनावी सभा को संबोधित करने पश्चिमी बंगाल नहीं गईं और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं है। कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रचार स्थानीय नेताओं के दम पर चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के प्रचार से दूर रहने के पीछे जो रणनीति बताई जा रही है वो बीजेपी को रोकने की है। पार्टी का ध्यान टीएमसी से ज्यादा बीजेपी को रोकने पर है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल किया गया क्या हंग असेंबली होने की सूरत पे कांग्रेस टीएमसी का समर्थन करेगी, तब अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी का समर्थन करने की बात तो नहीं कही, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। अधीर रंजन ने कहा, हम खुद के बूते राज्य में सरकार बनाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारे गठबंधन को कौन दूसरे लोग समर्थन करेंगे और ये भी नहीं पता कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं तो कहां जाएंगी। हो सकता है कि वो हमारे गठबंधन का समर्थन करें या फिर वो हमसे समर्थन मांगे। अभी ये सवाल काल्पनिक है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस सांसद एएच खान चौधरी पहले ही उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी को चुनावों के बाद बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। ममता बनर्जी का रुख भी कांग्रेस को लेकर बेहद नर्म हो चुका है। उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी तक लिखी। इसका समर्थन सोनिया गांधी ने भी किया। वैसे ममता ने चिट्ठी विपक्ष के अधिकांश नेताओं को लिखी थी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के खिलाफ नर्म रुख रखने के संकेत दिए गए। अधीर रंजन को बंगाल कांग्रेस में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है, लेकिन अब वो ममता का समर्थन करने के संकेत दे रहे हैं। अधीर रंजन के बयान के बाद साफ हो गया है कि चुनावों के बाद जरूरत हुई तो कांग्रेस टीएमसी के साथ जाने में संकोच नहीं करेगी।
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव के बाद की रणनीति भी तैयार कर रही है। वहीं दिल्ली में भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की रणनीति साफ है। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कल यानी 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे जाम करने की तैयारी है। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। जो किसान सर्दियों में डटे रहे वो अब गर्मी में कैसे रुक सकते हैं, और किसान भी सरकार को बार बार यही चेताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो दिल्ली बॉर्डर पर ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है उससे किसानों के लिए सड़कों पर बैठना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर गर्मी से बचाव के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, जिसके चलते किसानों ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पक्का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से पक्के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में किसान ये निर्माण ईंटों के बजाय सीमेंट के ब्लॉक से कर रहे हैं, और इसके लिए हाईवे की खुदाई कर लोहे के मोटे पाइपों का खांचा तैयार कर दिया गया है। तो वहीं गर्मी से निजात पाने के लिए किसानों ने एसी का इंतजाम भी कर रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसानों ने पक्का निर्माण करना शुरू किया था, जब किसान ईंटों और पत्थर से मकान बनाने में जुटे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति न मिलने के कारण अब किसानों ने बॉर्डरों पर टेंट बनाकर उसमें प्लास्टिक या फोम लगाकर रहने का पक्का इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान सरकार का ध्यान भी अपनी ओर केंद्रित करने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी के मद्देनजर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान 4 महीने से तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को आंदोलनरत हैं। किसान अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब राकेश टिकैत के बयान और किसानों की तैयारी ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि वो लंबे समय तक बैठने वाले हैं। अब ऐसे में सरकार किसानों की मांग पर आखिर कब ध्यान देती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में देखा जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के आगे बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। लेकिन फैसला जनता के हाथ है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं राजस्थान में भी उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है। यहाँ सत्तारूढ़ कांग्रेस जीत का डंका बजाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हार का दर्द भुलाने के लिए उपचुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। इसी जद्दोजहद में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर मुद्दों को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानती है। इस सबके बीच किसान आंदोलन भी उपचुनाव का मुद्दा बना है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर रही है। यहाँ तक कि खुद अशोक गहलोत कई बार किसानों की महापंचायत में शामिल हो चुके हैं। और अब तो कांग्रेस के हाथ एक और मुद्दा लग गया है। वो टीके की कटौती को लेकर केंद्र को आड़े हाथों ले रही है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि मोदी सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है, इसलिए वो पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं भेज रही। सीएम गहलोत तो 18 साल से ज्यादा लोगों को भी टीका लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इसी मोर्चाबंदी से उपचुनाव में कांग्रेस ने माहौल को इस कदर मोड़ दिया है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की बजाय मोदी सरकार का ही बचाव कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में आगे कर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। इसकी वजह से बीजेपी सोच में पड़ गई है कि वो करे तो क्या करे। ना तो मुद्दे मिल रहे हैं और ना ही जनता का साथ। इस स्थिति को देखकर यही माना जा रहा है कि 17 अप्रैल को होने वाली राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर वोटिंग से पहले कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात मतगणनाओं से पहले असम कांग्रेस की बढ़ती चिंता की। असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब इंतजार मतगणना का है, जो 2 मई को होगी। इसी दिन पता चलेगा कि असम में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन परिणामों से पहले कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। तो असम को लेकर क्यों चिंतित है कांग्रेस, देखिए ये रिपोर्ट। असम में इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने यहां महागठबंधन तैयार किया है। असम में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी को असम में जीत मिलना तय है और राज्य में उसकी सरकार बनेगी। लेकिन पार्टी को चिंता मतगणना के बाद अपने जीते हुए उम्मीदवार यानी विधायकों को लेकर है। असम में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों से बीजेपी ने संपर्क किया है। जैसे ही ये खबर सामने आई है, कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है।
साथ ही कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है कि महागठबंधन उम्मीदवारों से संपर्क कर बीजेपी ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो असम में चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस सतर्क हो गई है और पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों को एकजुट करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को राजस्थान भेजना शुरू कर दिया है। अपने उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस सहयोगी दल के उम्मीदवारों को भी राजस्थान भेज रही है। अब तक कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक और AIUDF के अधिकांश उम्मीदवारों को राजस्थान भेजा जा चुका है। सभी उम्मीदवारों के लिए जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों के यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस को डर है कि चुनाव परिणामों में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन में सीटों को लेकर ज्यादा अंतर नहीं रहा तो बीजेपी की ओर से महागठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की जा सकती है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए पार्टी के उम्मीदवारों को यहां भेजना सबसे सही विकल्प दिख रहा है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि सभी उम्मीदवार अब 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही वापस आएंगे। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।